Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइड। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। आज की क्लास में हम यूनिट 1 के सी सेक्शन को शुरू करेंगे। यूनिट 1 का सी सेक्शन सोशोलॉजी से रिलेटेड है। उसमें सोशल थियोरीज़ और सोशल मूवमेंट्स के बारे में दिया गया है। तो इसी सीरीज़ में हम सारी थियोरीज़ को और सारे मूवमेंट्स को एक एक करके सेपरेट क्लासेस में कवर करेंगे। तो आज की क्लास है हमारी सिम्बॉलिक इंटरेक्शन थियोरी की। लेकिन सिम्बॉलिक इंटरेक्शन थियोरी को पढ़ने से पहले हम सोशोलॉजी का थोड़ा सा बेस क्लियर करेंगे, क्योंकि ये एक सोशल थियोरी है और ये पोर्शन यानी सी सेक्शन सोशोलॉजी से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें बेस क्लियर करना होगा कि सोशोलॉजी क्या है और सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है और एजुकेशनल सोशोलॉजी क्या है। ये तीनों टॉपिक डायरेक्टली हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको क्लियर करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में ही कवर कर लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज मैंने यहाँ पे कंटेंट की स्लाइड भी ऐड कर दी है, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आज की क्लास में हम सिम्बॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सोशोलॉजी, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल सोशोलॉजी, इनमें क्या डिफरेंस है इसको क्लियर करेंगे। सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र। सोशोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर सोशोलॉजी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को ना पढ़ के लिमिटेड चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम सोशोलॉजी क्या है और इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि मैंने इसमें बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं दी है, एक सिंगल लाइन में इसको डिफ़ाइन किया है। सोशोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करते हैं, वो भी एक साइंटिफिक वे में। यानी सोशोलॉजी में ह्यूमन सोसाइटी और उसके जितने भी एरियाज़ हैं उन सभी की हम डीप स्टडी करते हैं। अब इसमें कौन कौन से एरियाज़ आते हैं, जैसे ह्यूमन सोशल लाइफ, सोशल बिहेवियर, सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इश्यूज़, सोशल इंटरेक्शन, सोशल चेंज, कल्चरल एस्पेक्ट एंड डेली लाइफ। ये सभी एरियाज़ ह्यूमन सोसाइटी के ही पार्ट हैं और इन्हीं डीप स्टडी की जाती है सोशोलॉजी में। यहाँ पर मैंने इन सभी हेडिंग्स की थ्योरी नहीं लिखी है, क्योंकि इतना डीप क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने इन सबको पॉइंट्स में लिखा है। मैं यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके इलाबरेट कर देती हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पर पहला पॉइंट है ह्यूमन सोशल लाइफ। ह्यूमन सोशल लाइफ से मतलब है किसी भी पर्सन का किस सोसाइटी में किन लोगों के साथ उठना बैठना, इन सभी को ही हम सोशल लाइफ कहते हैं। इसके बाद है सोशल बिहेवियर, यानी किसी भी पर्सन का अपनी सोसाइटी में लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है, इसके बारे में कहा गया है। इसका तीसरा पॉइंट है सोशल रिलेशनशिप, यानी किसी भी पर्सन का अपनी फैमिली के साथ या अपने कलीग्स के साथ या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इसके बारे में कहा गया है। इसके बाद है सोशल इंस्टीट्यूशंस। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल, ये सभी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और इनका हमारी लाइफ पर किस तरीके का इफ़ेक्ट है, या हमारा इनके साथ कैसा कोलैबोरेशन है, इनके साथ कैसा इंटरेक्शन है, या हमारा इनके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट है, इन सब के बारे में स्टडी की जाती है। इसके बाद है सोशल इश्यूज़। हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ सोशल इश्यूज़ रहते हैं या चैलेंजेस रहते हैं, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी, या फिर कास्ट सिस्टम, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन, रेस डिस्क्रिमिनेशन, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, जो कि हर सोसाइटी में बने रहते हैं। इसके बाद है सोशल इंटरेक्शन। किसी भी पर्सन का किसी पर्सन के साथ इंटरेक्शन, या किसी पर्सन का ग्रुप के साथ इंटरेक्शन, या फिर किसी पर्सन का किसी इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरेक्शन, इन सब की जो स्टडी होती है वो सोशल इंटरेक्शन में की जाती है। इसके बाद है सोशल चेंजेस, यानी जब कोई सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं या चैलेंजेस आते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इन सभी को रिजॉल्व करने के लिए सोसाइटी में एक चेंज आता है, जिसे सोशल चेंज कहते हैं। और इसके बाद है लास्ट पॉइंट कल्चरल एस्पेक्ट एंड डेली लाइफ, यानी सोशोलॉजी में हम ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ कल्चर का इफ़ेक्ट होता है, और कल्चर के साथ साथ उनकी जो डे टू डे लाइफ होती है, डेली रूटीन, उन सब की भी स्टडी की जाती है। कुल मिलाकर के सोशोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, जिसमें हम ह्यूमन सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट की बहुत ही ज़्यादा डीप और एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है ऑगस्ट कॉम्ट कंसीडर एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी, यानी सोशोलॉजी के फादर के रूप में ऑगस्ट कॉम्ट को कंसीडर किया गया है। इन्होंने ही सोशोलॉजी टर्म को भी कॉइन किया था। ऑगस्ट कॉम्ट एक फ्रेंच फिलोसोफर और एक मैथमेटिशियन भी हैं।
इसके बाद मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है लेवल्स ऑफ एनालिसिस, यानी सोशोलॉजी में किस किस लेवल पर एनालिसिस किए जाते हैं। इस डायग्राम की ज़्यादा नीड नहीं थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको इसीलिए दिया है क्योंकि हमारे यूनिट 1 के सी सेक्शन में जो थियोरीज़ हैं उसमें माइक्रो लेवल की थियोरीज़ और मैक्रो लेवल की थियोरीज़ का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सोशोलॉजी में 2 लेवल पर एनालिसिस किया जाता है, एक है माइक्रो लेवल और दूसरा है मैक्रो लेवल। माइक्रो मतलब थोड़े छोटे स्तर पर और मैक्रो का मतलब बड़े स्तर पर। माइक्रो लेवल में 5 लेवल पर एनालिसिस किए जाते हैं, जैसे सेल्फ, इंटरेक्शन, सोशलाइजेशन, रोल्स, ग्रुप्स। यहाँ पर स्मॉल ग्रुप्स की बात हो रही है, यानी इन 5 लेवल पर जो भी एनालिसिस किए जाएंगे वो सब माइक्रो लेवल की एनालिसिस कहे जाएंगे, और इनसे जो भी थियोरीज डेवलप होंगी उन्हें हम माइक्रो लेवल की थियोरी कहते हैं। इसके बाद है मैक्रो लेवल एनालिसिस। इसमें 4 एनालिसिस हैं, जैसे सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कल्चर और सोसाइटी। इन 4 लेवल पे जो भी एनालिसिस किए जाते हैं उन्हें मैक्रो लेवल एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं और इन पर बहुत ही ब्रॉड लेवल पर यानी ग्लोबल लेवल पर चर्चा की जाती है। और इस लेवल पर जो एनालिसिस होते हैं उनसे जो थियोरीज़ डेवलप होती हैं उसे मैक्रो लेवल थियोरी कहते हैं। तो इस सेक्शन में जो भी आप सोशल थियोरीज़ पढ़ेंगे उसमें जहाँ पर भी माइक्रो लेवल थियोरी या मैक्रो लेवल की थियोरी आएगी तो आप तब समझ जाइएगा कि जो इश्यूज़, जो मुद्दे छोटे लेवल पर होते हैं उन्हें मैक्रो लेवल की थियोरीज़ कहते हैं, और जो इश्यूज़ बड़े लेवल पर होते हैं, ग्लोबल लेवल पर, वो मैक्रो लेवल की थियोरीज़ में आते हैं। इसके बाद है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी सोसाइटी हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से शेप दे रही है, किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है, इन सब की स्टडी हम सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन में करते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी है। द सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज़ द स्टडी दैट हाउ एजुकेशन शेप्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी, यानी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से शेप्ड हो रहा है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, किसके द्वारा, यानी सोसाइटी के द्वारा। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सोसाइटी के थ्रू किस तरीके से चेंज होता है या उसको शेप दिया जाता है। जैसे एजुकेशन अफेक्टेड बाय द कल्चर, यानी हमारी सोसाइटी में जिस तरीके का कल्चर होगा उसी तरीके का हमारा एजुकेशन सिस्टम भी होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दक्षिण भारत में अगर आप जाइए तो वहाँ के जो तीज त्यौहार हैं उसी के हिसाब से जो है छुट्टियाँ पड़ती हैं, लेकिन हमारे उत्तर भारत में यहाँ की जो सोसाइटी है, यहाँ के जो तीज त्यौहार हैं उसी के हिसाब से जो है बच्चों की छुट्टियाँ निर्धारित की जाती हैं। यानी कि जिस तरीके का कल्चर आपकी सोसाइटी में होगा उसी तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी रन करेगा। इसके बाद है एजुकेशन अफेक्टेड बाय सोशल इनइक्वालिटी। अगर हमारी सोसाइटी में किसी भी चीज़ को लेके इनइक्वालिटी है तो वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी दिखाई पड़ेगी। और इसके बाद है एजुकेशन अफेक्टेड बाय द पावर डायनेमिक्स, यानी हमारी सोसाइटी में किस तरीके से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस तरीके से लोगों में जो शक्ति का वितरण किया गया है उसी तरीके से वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपने समाज को या सोसाइटी को संचालित करते हैं। इसके बाद है एजुकेशन अफेक्टेड बाय क्लास डिफरेंस। हमारी सोसाइटी में जिस तरीके का क्लास बना हुआ है, चाहे फिर वो इकोनॉमिकल लेवल पर हो या कास्ट लेवल पर, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अफेक्ट करता है। इसके बाद है एजुकेशन अफेक्टेड बाय रिलीजन। अगर हमारे समाज में जिस धर्म की मान्यता ज़्यादा होगी, जिस धर्म का बोलबाला ज़्यादा होगा, उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं शिक्षा भी प्रभावित होगी। और इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है एजुकेशन अफेक्टेड बाय रेस, जेंडर, एज एंड मैनी मोर थिंग्स। ये सब सोशल इश्यूज़ में आ जाते हैं। जैसे रेस मतलब होता है रंग रूप को लेकर के जो समस्या है, जेंडर मतलब लिंग भेद को लेकर के जो समस्या है, और आयु संबंधी भी जो भी समस्याएं होती हैं, इन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे जो एजुकेशन सिस्टम पर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, किस तरीके से सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे एजुकेशन को, उसी की जो स्टडी होती है वो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन में की जाती है। यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक तरफ सोसाइटी है और एक तरफ एजुकेशन सिस्टम है। सोसाइटी में जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पड़ता ही पड़ता है। और इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है एमाइल दरखाइम कंसीडर एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के जो फादर कंसीडर किए गए हैं वो हैं एमाइल दरखाइम। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम एजुकेशनल सोशोलॉजी। एजुकेशनल सोशोलॉजी
is the applied branch of sociology of education that focus on practical application of sociological principles to improve educational system. इसका मतलब है जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है ये एक अप्लाइड ब्रांच है। देखिए, जब हम हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट की मेनली दो ब्रांच होती हैं, एक होती है जर्नल ब्रांच और दूसरी होती है अप्लाइड ब्रांच। जर्नल ब्रांच जो होती है उसमें पूरी तरीके से थ्योरेटिकल पोर्शन होता है और जहाँ पर हम प्रिंसिपल्स और उसकी पूरी थ्योरीज़ को पढ़ते हैं, इस्टेब्लिश भी करते हैं। और अप्लाइड ब्रांच होती है जहाँ पर हम उन्हीं थ्योरीज़ को, उन्हीं प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली सिचुएशन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और जब हम उन सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं तो हम उसका इम्पैक्ट भी देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आया इसका निकल के, क्या रिज़ल्ट आया। और उस रिज़ल्ट से अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है तो हम उस फील्ड में और आगे काम करते हैं, और अगर कुछ नेगेटिव रिज़ल्ट आता है तो हम वहीं से बैक होते हैं और कहीं ना कहीं या तो उस थियोरी में, मतलब जो जर्नल पोर्शन होता है, जर्नल ब्रांच होती है, वहाँ पर हम थियोरी में या फिर प्रिंसिपल्स में थोड़ा चेंजेस करते हैं। और अगर प्रिंसिपल और थियोरीज़ में चेंज नहीं भी करते हैं तो हम अप्लाइड ब्रांच में ही एक सिचुएशन में अप्लाई करके देखते हैं, फिर दूसरी सिचुएशंस में भी अप्लाई करके देखते हैं, मतलब रिसर्च करते हैं, कुल मिला करके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो जैसा कि यहाँ पर ऊपर डेफिनेशन में दिया है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक अप्लाइड ब्रांच है, किसकी? सोशियोलॉजी की। यानी मेन जो सोशियोलॉजी है जो हमने पहले पढ़ा था, उस सोशियोलॉजी में जो भी थ्योरी पोर्शन है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उन सबको हम एजुकेशन में जब अप्लाई करते हैं तो हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं, यानी कि उसका रिज़ल्ट देखते हैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक नया शेप दे रही है, किस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। हमने अभी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में ये देखा था कि सोसाइटी किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है, बस हमें उतना जानना था, इसके अलावा हम वहाँ पे कुछ नहीं करते। लेकिन एजुकेशनल सोशियोलॉजी में थोड़ा और आगे का काम है कि अब यहाँ पर हम अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन उसका क्या प्रभाव निकल के आ रहा है जिससे कि हम उसमें और सुधार कर पाएँ। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिनको पढ़ के आपको ये समझ में आ जाएगा कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी में क्या किया जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इंक्लूडिंग क्लास एनवायरनमेंट। यहाँ पर क्लास एनवायरनमेंट का मतलब कल्चर से भी आप ले सकते हो। मान लीजिए टीचर का बैकग्राउंड किसी दूसरे कल्चर का है, स्टूडेंट का बैकग्राउंड किसी दूसरे कल्चर का है, यानी कि ये दोनों ही कंपोनेंट सोसाइटी के कंपोनेंट है, यानी कल्चर तो सोसाइटी का ही एक हिस्सा है और ये जो कल्चर है ये एजुकेशन के फील्ड में किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करता है। यहाँ पर टीचर का स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी ले सकते हैं या फिर क्लासमेट्स का ही स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ जो एक बॉन्डिंग है, जो इंटरेक्शन है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि एक कल्चर का स्टूडेंट दूसरे कल्चर के स्टूडेंट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। अब जैसे यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बताया गया है और दोनों ही डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो क्या ये जो कल्चर डिफरेंस है ये इनके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है या बैरियर बनता है? अगर स्ट्रॉन्ग बनता है तो अच्छी बात है, और अगर बैरियर बनता है तो यहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इन सब की स्टडी की जाती है एजुकेशनल सोशियोलॉजी में। इसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशनल आउटकम्स। अब यहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं ये आपके छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हो सकता है। जैसे आपका जो स्कूल है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, स्टेट लेवल पर भी काम होता है, सेंट्रल लेवल पर भी काम होता है। तो ये जो पॉलिसीज़ बनती हैं इनका क्या इम्पैक्ट आता है हमारे एजुकेशनल सिस्टम पर और उससे क्या आउटकम आता है। मान लीजिए कोई सरकार ने कोई एक इस तरीके की पॉलिसी बनाई है कि जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, जिसका आउटकम बहुत अच्छा निकल के आया है, तो इस फील्ड में तो और ज़्यादा अच्छा काम किया जाएगा। और मान लीजिए उस पॉलिसी का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, तो आप क्या करोगे कि उस पॉलिसी को आप दोबारा संशोधित करोगे, उसको रिवाइज़ करोगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ सोशल इश्यूज़ ऑन एजुकेशन। जो भी आपकी सोसाइटी में सोशल इश्यूज़ हैं, फिर चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर हो, कास्ट सिस्टम हो सकता है, या फिर वुमेन एजुकेशन को लेकर भी हो सकता है, किसी भी तरीके का सोशल इशू है, वो आपके एजुकेशन को किस तरीके से डायरेक्शन दे रहा है। क्या कास्ट सिस्टम आपके एजुकेशन सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा है? अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो अच्छी बात है, और अगर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो आप स्कूल लेवल पर ही उसमें क्या सुधार कर सकते हो, इन सब पर जो रिसर्च की जाती है या स्टडी की जाती है वो सब एजुकेशनल सोशियोलॉजी में किया जाता है। तो आपको यहाँ पर एजुकेशनल सोशियोलॉजी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है जॉर्ज पाइन कंसीडर एज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, यानी जॉर्ज पाइन को एजुकेशनल सोशियोलॉजी का फादर कंसीडर किया गया है।
तो मैं एक बार यहाँ पे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी को शॉर्ट में थोड़ा समअप कर देती हूँ। सोशियोलॉजी एक ब्रॉड आस्पेक्ट है, ब्रॉड सब्जेक्ट है, जहाँ पर आप ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब की आप डीप स्टडी करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप आते हो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, यानी सोसाइटी की ये जो भी इश्यूज़ हैं, सोसाइटी का जो भी नॉर्म्स है, वो आपके एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से प्रभावित करता है, इन सब की स्टडी की जाती है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। और उससे एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। एजुकेशनल सोशियोलॉजी में क्या होता है कि इन सब का प्रभाव के साथ साथ उन प्रभाव का क्या असर है, पॉजिटिव असर है या नेगेटिव असर है, इन सब की स्टडी की जाती है। क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो आप उस फील्ड में और ज़्यादा बेटर काम करोगे, ज़्यादा एडवांस लेवल पे काम करोगे, और अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो आप रिसर्च के थ्रू आप उसमें क्या सुधार कर सकते हो, इसकी स्टडी की जाती है हमारे एजुकेशनल सोशियोलॉजी में। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी यानी सिंबल्स के थ्रू जो भी इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, उसी के बेस पर ये थ्योरी है। सिंबल्स का मतलब यहाँ पर किसी चिन्ह या किसी मार्क से मतलब नहीं है। सिंबल्स का मतलब यहाँ पर लैंग्वेज भी है, गेस्चर्स भी हैं, थॉट्स भी हैं, यानी ये सभी चीज़ें जिनके थ्रू हम सोसाइटी में इंटरेक्शन करते हैं, वो सभी चीज़ें सिंबल्स होती हैं। यहाँ पर सिंबल का मतलब एक चीज़ से और लिया गया है कि सोसाइटी में जो सिंबल एक्सेप्टेबल है, उसी सिंबल्स के थ्रू आप अच्छा इंटरेक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सिंबल या लैंग्वेज या आपकी थॉट अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं बैरियर भी बन सकता है, एक अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। इस स्लाइड में हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी को पढ़ेंगे और कुछ फैक्ट यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं, उन फैक्ट को भी पढ़ेंगे। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन is a micro level theory that focus on meaning that attach to human interaction both verbal, non-verbal and symbols। इसकी फर्स्ट लाइन में ही मेंशन है माइक्रो लेवल थ्योरी। अभी हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा था माइक्रो लेवल एनालिसिस और मैक्रो लेवल एनालिसिस। माइक्रो लेवल जो होता है वो छोटे स्तर पर होता है और मैक्रो बहुत बड़े लेवल पर होता है। यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी एक माइक्रो लेवल की थ्योरी है, यानी ये सिर्फ कुछ पर्सन्स को या फिर एक स्मॉल ग्रुप को टारगेट करती है। यहाँ पर कोई बहुत बड़े लेवल पर बात नहीं की जा रही है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन का मतलब है कि आपने अपने एनवायरनमेंट में किसी के साथ भी अगर इंटरेक्शन किया है तो आपका क्या इंटेंशन रहा, उस पर फोकस ना करते हुए सामने वाले ने आपकी बात को किस तरीके से लिया, उसको किस तरीके से डिकोड कर लिया है, इस बात पे फोकस किया जाता है सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड इज़ द फाउंडर ऑफ सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। सोशल इंटरेक्शन थ्योरी के जो फादर हैं वो हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड, और इनकी एक बुक है जिस बुक में इस थ्योरी के बारे में लिखा है इन्होंने। उस बुक का नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ये थ्योरी इसी बुक में मेंशन है, लेकिन जब ये बुक लिखी गई थी उस टाइम पर इस थ्योरी का कोई नाम नहीं था। काफ़ी टाइम के बाद मीड के एक स्कॉलर ने इस थ्योरी को नाम दिया। इसी के बारे में इसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, द टर्म ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन वॉज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर मीड के एक स्कॉलर थे जिन्होंने मीड की डेथ के बाद इस थ्योरी को पब्लिश किया, इसको एक नया नाम दिया, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। इसका नेक्स्ट है, पीपल एक्टिवली शेप देयर सोशल वर्ल्ड एंड डेवलप देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय इंटरप्रेटिंग वर्बल, नॉन वर्बल और सिम्बल्स। यानी कोई भी पर्सन जब अपनी सोसाइटी में किसी के साथ भी इंटरेक्शन करता है तो उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करता है और उसी से ही अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप भी करता है और अपना एक सोशल वर्ल्ड भी डेवलप करता है। मान लीजिए आपने किसी के साथ इंटरेक्शन किया, अब उसका कहने का मतलब कुछ और था और आपने कुछ और समझ लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपने अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया है वो गलत डेवलप कर लिया है। आपने जो अपना सोशल वर्ल्ड डेवलप किया है वो गलत डेवलप कर लिया है, क्योंकि आपने ठीक तरीके से सामने वाले की बात को नहीं समझा। कुल मिलाकर के पूरी बात कहाँ पर पॉइंट करती है कि आप जब इंटरेक्ट करते हो अपनी सोसाइटी में तो सामने वाले की बात को आप जिस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो उसी से ही आपका जो सेल्फ है वो डेवलप होता है, आपका जो सोशल वर्ल्ड है वो डेवलप होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल इंटरप्रेट ऑफ अ पिक्चर, सिम्बल्स, थॉट्स, एक्शन एंड गेस्चर्स थ्रू इंटरेक्शन। दीज इंटरप्रिटेशन हेल्प इन डेवलप ऑफ हिज और हर सेल्फ कॉन्सेप्ट रिलेशन टू द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वो उसके इंटरेक्शन के टाइम पर जो उसने इंटरप्रिटेशन की है उस पर डिपेंड करता है। इसका नेक्स्ट है, दीज सिम्बल्स आर नॉट इनहेरेंटली मीनिंगफुल, देयर सिग्निफिकेंस इज ड्राइव फ्रॉम
सोशल इंटरेक्शन। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन इंटरेक्शन के समय जिन चीज़ों का यूज़ करता है, चाहे वो लैंग्वेज हो, थॉट्स हों, पिक्चर्स हो या आपके गेस्चर्स भी हो सकते हैं, ये तब मीनिंगफुल बनते हैं जब सामने वाला पर्सन उसी तरीके से उसको डिकोड करे जैसा कि आप इंटेंशनली पास ऑन करना चाह रहे थे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में थम्स अप को बहुत अच्छा माना गया है, किसी को मोटिवेट करने के लिए माना गया है, किसी को बेस्ट विशेस देने के लिए इसको अच्छा सिंबल माना गया है। लेकिन अमेरिकन सोसाइटी में थम्स अप एक बहुत नेगेटिव सिंबल है, वहाँ पर इसको इंसल्ट के रूप में इसको लिया जाता है। अगर आप किसी को इंसल्ट करना चाहते हो तो आप इस सिम्बल्स का यूज़ करके आप उसको इंसल्ट कर सकते हो। इसके बाद इसका नेक्स्ट है, सोसाइटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ शेयर्ड सिंबल सच एज लैंग्वेज। These symbols are transmitted across the generation through languages। इसका मतलब है कि जो सोसाइटी है वो सिम्बल्स का एक बाई प्रोडक्ट है, यानी जिस सोसाइटी में जो लैंग्वेज, जो गेस्चर्स यूज़ हो रहे हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट भी होते हैं और इसी के थ्रू सोसाइटी डेवलप होती है। यानी इसको बहुत सिंपल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके से हमारे भारतीय समाज में जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, ये क्या होती हैं, ये एक संस्कृति का रूप तब ले लेती हैं जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती हैं और धीरे धीरे इन्हीं मान्यताओं, इन्हीं परंपराओं से हमारा समाज भी तैयार होता है। इसके बाद है, सिम्बल्स आर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडिंग, देयर मीनिंग्स वेरी अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज़, कल्चर एंड नेशंस। यानी जो सिम्बल्स होते हैं ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं, आपके कल्चर पे डिपेंड करते हैं, आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे किसी समाज में कोई सिंबल एक्सेप्टेबल है, हो सकता है वो दूसरे सोसाइटी में वो सिंबल एक्सेप्टेबल ना हो। किसी कल्चर में कोई सिंबल एक्सेप्टेबल है, हो सकता है वो दूसरे कल्चर में सूट ना करे, यानी एक्सेप्टेबल ना हो। यहाँ पर मैंने सिंबॉलिक इंटरेक्शन का एक डायग्राम दिया है जो कि एक साइकिल कंप्लीट करती है। यहाँ पर हम सबसे पहले सोसाइटी से लेंगे। किसी भी सोसाइटी में जो सिंबल्स यूज़ होते हैं वो अपना एक मीनिंग इस्टेब्लिश करते हैं, फिर उस मीनिंग के थ्रू हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होता है, फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और इस कम्युनिकेशन के थ्रू एक सोसाइटी इस्टेब्लिश होती है या बनती है। इसके बाद हमारी ये लास्ट स्लाइड है, इसमें हम इस थ्योरी के की कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। इसके की कंपोनेंट हैं माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। मीड ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम भी यही है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, और इस थ्योरी का जो मेन कंपोनेंट है वो भी यही है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पर हम माइंड और सेल्फ को एक बार देख लेते हैं। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट है, बॉडी इज़ नॉट अ सेल्फ अंटिल माइंड इज़ डेवलप्ड। सेल्फ एंड माइंड आर नॉट सेपरेट थिंग्स बट बोथ आर शेप्ड बाय इंटरेक्शन विद अदर्स। यहाँ पर सेल्फ का मतलब सिर्फ बॉडी नहीं है, जब तक कि हमारा माइंड भी डेवलप ना हो जाए। यानी सेल्फ के दो कंपोनेंट हैं, बॉडी प्लस माइंड। जब तक दोनों एक साथ होंगे तभी हम उसको सेल्फ कहेंगे। लेकिन यहाँ पर सेल्फ और माइंड को सेपरेट नहीं किया गया है, यानी कि ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो कि हमारे सोसाइटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। यानी जिस तरीके का हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं उसी के थ्रू हमारा जो सेल्फ और हमारा माइंड भी डेवलप होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट है, माइंड इज़ एबिलिटी टू यूज़ और डी कोडिंग सिम्बल्स। माइंड का क्या काम है, इंटरेक्शन के टाइम पर जो भी सिम्बल्स का यूज़ किया जा रहा है उसको डिकोड करना। और सेल्फ का क्या काम है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्फ एज सीन थ्रू द आई ऑफ अदर्स। यानी सेल्फ का मतलब वो नहीं है कि जैसा आप खुद को देख रहे हो, सेल्फ का मतलब यहाँ पर है कि आप दूसरों की आंखों में अपने लिए कैसी इमेज देख पा रहे हो। इसके बाद इसका नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मीड सेल्फ इज़ अ सोशल प्रोडक्ट। यानी मीड क्या कहते हैं कि जो सेल्फ है वो एक सोशल प्रोडक्ट है। यानी कि सेल्फ कैसे बनता है, जब हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो हमारे बारे में कैसी थिंकिंग डेवलप करते हैं, वो हमारे बारे में कैसी इमेज बनाते हैं, फिर उसी के बेसिस पर हम अपना एक सेल्फ डेवलप करते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्फ हैज़ टू कंपोनेंट, आई एंड मी। मीड ने सेल्फ के दो कंपोनेंट बताए हैं, आई और मी। मी जो है वो सोशल सेल्फ है और आई इनर सेल्फ। मी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने पर डेवलप होता है, ऐसा सेल्फ जो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने पर डेवलप हो वो मी है। और आई जब आप खुद के साथ इंटरेक्शन करते हो, खुद के साथ बात करते हो, तब आपका इनर सेल्फ डेवलप होता है। इसी को मैंने यहाँ नीचे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। जैसे इन चाइल्डहुड वी लर्न थ्रू इमिटेशन। जब हम छोटे होते हैं तब हम दूसरों को
इमिटेट करके सीखते हैं, यानी नकल करके सीखते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी सोसाइटी के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, और इसी इंटरेक्शन के थ्रू हमारा एक सेल्फ डेवलप होता है, जिसे कि सोशल सेल्फ कहते हैं, और मीड ने सोशल सेल्फ को मी कहा है। और इसका नेक्स्ट है व्हेन वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड सब्जेक्टिवली। जब हम बड़े हो जाते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, तो हमारा इनर सेल्फ डेवलप होता है, जिसे मीड ने आई कहा है। तो यहाँ पर हमारी सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी कंप्लीट होती है। आपको इस थ्योरी में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये थ्योरी किसने दी है, इस थ्योरी का जो टर्म है वो किसने कॉइन किया है, और ये थ्योरी किस पर फोकस करती है। ये थ्योरी फोकस करती है आपके सोशल इंटरेक्शन पर, और जो सोशल इंटरेक्शन है वो किसके थ्रू आप करते हैं, सिम्बल्स के थ्रू। सिम्बल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, लैंग्वेज, थॉट्स, आपके गेस्चर्स, आपके एक्शंस, ये सभी चीज़ें सिम्बल्स में आ जाती हैं। और ये सिम्बल्स कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये जो सिम्बल्स हैं ये आपके कल्चर पर, आपकी सोसाइटी पर डिपेंड करते हैं। हो सकता है आपकी सोसाइटी में इस सिंबल का कोई और मतलब हो और दूसरी सोसाइटी में उस सिंबल का कोई और मतलब हो, यानी कि किसी भी सिंबल का जो मीनिंग है वो फिक्स नहीं है। ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस सिंबल को किस तरीके से डिकोड कर रहा है या किस तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। तो फाइनली हमारी ये थियरी कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।